So these are the questions, no? Then there are some cases. Fine. Let us keep it very open, no? So whatever question comes, so the people are not live here, no? हिंदी रखेंगे. Running tomorrow foundation. ठीक है. अभी तो टाइम हो गया. स्टिल भी है वन. हाँ, शुरू कर सकते हैं. Thank you, Himanshu ji. Thank you very much. I'm really grateful to you and Signing India Foundation, for conducting such a meaningful program and giving me opportunity to be part of this. And today is a really very auspicious day. It's a Teachers' Day, and I'm more grateful for this slot given to me. Mansuji, Teachers' Day is not only for elderly. We learn from everyone. Like I learned from you, we learn from each and everyone something that we perhaps don't have, and we also share our feelings to others. So that's the importance of Teachers' Day. So thank you very much once again for inviting me here.
हिमांशु जी, स्ट्रेस, एंजाइटी और सिम्टम्स की बात करने के पहले, क्योंकि हम लोग मेंटल हेल्थ पे बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग इस पर गौर करें कि मेंटल हेल्थ होता क्या है। मेंटल हेल्थ का मतलब हम लोग ये मानते हैं कि ऑल आवर थॉट, हमारी थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस, जो कि हमारे डे टू डे एक्टिविटी का पार्ट है, हमारा डे टू डे लाइफ का पार्ट है। एंड इफ आवर थॉट्स, हमारी फीलिंग, हमारे इमोशंस वातावरण के अनुसार है, इन्वायरमेंट के अनुसार है, सिचुएशन के अनुसार है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोग मेंटली हेल्दी हैं। So mental health is no, as perhaps no, it is highly integrated with physical health and mental health. आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जो आपने कहा कि क्या सिम्टम्स होते हैं, मैं थोड़ा, आप अगर परमिशन दे तो मैं कुछ शेयर करूं। ये अगर हम लोग लिटरेचर रिव्यू करते हैं, यदि हम देखते हैं जो रिसर्च हुआ है पिछले 2 साल में कोविड को लेके, और जो किताबों में है कोविड-19 को लेके, उसमें जितना आप देखेंगे उसमें आप अक्सर ये पाएंगे कि जितने एल्डरली हैं उनको बहुत समस्याएं होती है, और एल्डरली जो है दे आर मोस्ट वल्नरेबल, ये सबसे अधिक वल्नरेबल है, सबसे अधिक रिस्क पे हैं। सो कहीं भी आप एक नहीं देखेंगे कि कुछ पॉजिटिव भी है एल्डरली के साथ। तो मैं सिम्टम्स आने के पहले यदि आप इजाजत दें तो मैं ये बताऊं कि पॉजिटिव क्या है थोड़ा। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं रहता हूँ, मेरे घर में मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मेरी मदर इन लॉ है, एंड मेरी मदर इन लॉ का एज है 70 ईयर्स, बट सी इज हेल्दी, सी इज, उनको हाइपरटेंशन है बट अदरवाइज काफी हेल्दी है वो, थोड़ा सा वेट है। बट यदि मैं देखूं तो मेरे पूरे घर में मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरे जो आते हैं और लोग घर में मिलने आते हैं, ब्रदर इन लॉ है जो पास में रहते हैं, सबसे अधिक यदि कोई हेल्दी है तो मेरी मदर इन लॉ है। और सबसे अधिक जो रिजिलियंट है, सबसे अधिक जो उन्होंने अच्छे से मैनेज किया है कोविड को, तो उन्होंने किया है। जैसे कि कोविड कंप्लायंस बिहेवियर होता है जिसकी हम लोग अक्सर बात करते हैं, तो उनको हमेशा मास्क पहनना, अपना ख्याल करना, हम लोग को भी बताना, बच्चों को भी बताना कि तुम ऐसे जा रहे हो, ये ठीक नहीं है। जो बाहर से आते हैं उनका सामान भी लेकर रखना। और मैं एज ए डॉक्टर यदि मैं देखूं, ठीक है मैं थोड़ा अधिक करता हूं, बट मेरे पास सी इज नॉट यंग, सी इज एल्डरली, सबसे अधिक वो करती हैं। और एक बहुत बड़ा कारण था फैमिली को सपोर्ट देने का, जिस तरह उन्होंने किया। तो एक एक हद तक अगर किताबों की बात हम छोड़ दें तो एल्डरली को बहुत अधिक कुछ कहीं कहीं फायदा भी हुआ है। उदाहरण उदाहरण पे उदाहरण के लिए देखिए, एल्डरली हमेशा जो हमारे जो जो पेरेंट्स हैं वो घर में रहते हैं अक्सर, और वो चाहते हैं कि बच्चों से बात करें, अपने बेटे से, पोते से या बहू से या आने जाने वाले लोग से। उनको बात करने का समय नहीं मिलता था। कि कोविड के चलते उन्होंने बहुत बार देखा कि वो बात कर पाते हैं कि घर में है, ठीक है, उसके दुष्परिणाम भी हुए और नुकसान भी हुआ। ठीक, घर में है तो उनके जो एक्टिविटी है उसका थोड़ा इंटरफेरेंस होता है, बट ये पॉजिटिविटी है। और ये मैं ऐसे नहीं कि मैं अपना उदाहरण दे के आपको कह रहा हूँ, जो भी और लोगों से मैंने कुछ कुछ बात किया तो उनको क्या ऐसा लगा कि देयर जो हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका कोपिंग बुरा नहीं होता है, दे आर बेटर इन कोपिंग विथ नो कोट अनकोट यंगर पीपल, दे आर बेटर इन रिजिलियंस, उनका रिजिलियंस जो है यंग लोगों से अच्छा होता है। हाँ, कुछ एज अप्रोप्रिएट चीजें हैं, कुछ एज के अनुसार चीजें होती हैं जो बदलती हैं, जो कहीं ना कहीं उनको बनाती है वल्नरेबल। जो हम लोग बात करना शुरू कर रहे थे एंजाइटी की, डिप्रेशन की, नींद नहीं आने की, स्लीपलेसनेस जो होता है, और चिंता अधिक करने की। सो अब हम लोग आते हैं जो रिसर्च चल रहा है, जो आप पूछ रहे हैं मेरे से कि क्या परेशानी होती है। आमतौर पे जो परेशानी हम लोग देखते हैं क्लिनिक में देखते हैं, या जो हम लोग सुनते हैं, या जो रिसर्च करते हैं उसमें देखते हैं कि जो जेरियाट्रिक पॉपुलेशन है, जो बुजुर्ग वाले जो हमारे जो माता पिता हैं या बड़े भाई हैं, क्योंकि हम लोग का जो हेल्थ है वो हेल्थ मेंटल हो या फिजिकल हो, ये हमेशा बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल का मिक्सचर होता है। इसका मतलब होता है बायोलॉजी भी इन्वॉल्व है,
साइकोलॉजी भी इन्वॉल्व है और सोशोलॉजी भी इन्वॉल्व है, सोशल फैक्टर भी इन्वॉल्व है। तो जो परेशानी हुई सबसे अधिक, वो परेशानी हुई बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड सोशल डिस्टेंसिंग। हमने सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म को फॉलो किया सरकार के और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार। उसमें बहुत लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, इसलिए कि ये एक ऐसा उम्र होता है कि आपको बात करने के लिए कोई ना कोई चाहिए, और आप हमेशा एक ही लोगों से बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि हर लोगों के अपने अपने प्री ऑक्यूपेशंस होते हैं, हर लोग की अपनी धारणाएं होती है, हर लोग की अलग अलग कैपेसिटी होती है सुनने की, बोलने की। तो ये एक नुकसान हुआ जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो आया, जो लॉकडाउन हुआ, बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स पूरे दुनिया में आए, तो उससे उनकी थोड़ी बेचैनी बढ़ी, जिसको हम लोग बोलते हैं एंग्जाइटी। दूसरा, जो एक इंफॉर्मेशन बहुत सारा आना शुरू हुआ कि अधिक बुजुर्गों को अधिक नुकसान है, ये इंफॉर्मेशन जो फैला, तो इससे भी लोगों को लगा कि ठीक है, हम रिस्क पे हैं। और जब भी ऐसा लगता है कि हम रिस्क पे हैं, ऐसा महसूस होता है, तो हमें चिंता तो होनी स्वाभाविक है। यदि जैसे कि मान लीजिए आजकल है कि बच्चे रिस्क पे हैं, तो बच्चों की चिंता बढ़ गई, बच्चों के पेरेंट्स की चिंता बढ़ गई। तो ये लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, बहुत अधिक इंफॉर्मेशन का फ्लो, कि बुजुर्ग बहुत vulnerable है, बहुत रिस्क पे हैं, तो इन सब चीज़ों से उनमें नींद की कमी आनी शुरू हुई। जैसे जब भी आपकी एंग्जाइटी बढ़ती है, तो हम लोग बोलते हैं कि नर्वस सिस्टम थोड़ा, जो ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है स्लीप को और एपेटाइट को और हमारे हार्ट रेट को, वो थोड़ा एक्टिव हो जाता है, और उसमें एंग्जाइटी बढ़ती है, थोड़ा सा बेचैनी बढ़ती है। जब एंग्जाइटी बढ़ेगी, चिंता बढ़ेगी, थोड़ा सा बीपी फ्लक्चुएट होता है। जब एंग्जाइटी बहुत होगी, खान पान में कुछ हेरफेर होगा, तो डायबिटीज का खतरा होता है। यदि डायबिटीज पहले से है तो बढ़ने के चांसेस होते हैं, डायबिटीज नहीं है तो होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा जो है इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, इसलिए कि हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं कि मैन इज ए सोशल एनिमल, और विदाउट सोसाइटी हम रह नहीं पाते हैं। अगर आप देखें हिमांशु जी, तो कोविड के पहले, प्री कोविड, हम लोगों से मिलने से हम लोग भागते थे, नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मैं बिजी हूँ। कोविड जब शुरू हुआ तो लोगों से मिलने को हम लोग तरसने लगे। ये साबित है कि सोसाइटी और सोशल कनेक्शन, सोशल एंड इमोशनल कनेक्ट लोगों से कितना जरूरी होता है हमारे हेल्थ के लिए। जी। और आपको अच्छा भी लगता होगा कहीं ना कहीं कि आप वांटेड हैं, आपकी इतनी नीड है उनके लिए। जैसे यदि हम नींद की बात करें, तो स्लीप हम देखें तो आप कोविड के सिचुएशन में आप देखेंगे कि जब लोग घर में रहते हैं तो रूटीन बहुत गड़बड़ हो जाता है। जैसे रूटीन गड़बड़ होने का मतलब है कि लोग बहुत लेट सोते हैं या टेलीविजन देखते हैं या बात करते हैं, तो उसमें वक्त का पता नहीं चलता है। तो पहले जो खाने पीने का एक समय होता था, वो के पहले की बात कर रहा हूँ, अभी थोड़ा वो समय गड़बड़ हो जाता है। यदि हो सके, जितना भी संभव हो सके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, और मेरी बात माननी भी नहीं चाहिए इस मामले में, इतनी सही सोना है। ये अलग अलग फैमिली के डायनेमिक अलग अलग होते हैं। जितना भी हो सके, तो जैसे जो प्री कोविड टाइम में सोने का एक सिस्टम था, तो हो सके तो उसको जितना हम रिस्टोर कर पाए उतना अच्छा है। जैसे मान लीजिए अगर हम, हमारे सोने का टाइम 10 बजे है, तो बेहतर है कि हम 10 से साढ़े 10 तक सो जाएं, और उसके लिए थोड़ा घर के वातावरण को चेंज करना पड़ेगा हमें, हम जो केयर गिवर कहलाते हैं या उनके साथ रहते हैं, अपने बुजुर्गों के साथ। तो एक तो रूटीन वाली बात है जो हम लोग कर रहे हैं। दूसरा, थोड़ा रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन का मतलब होता है कि ये बोलना बड़ा आसान है कि चिंता मत कीजिए, पर उसके लिए लेना पड़ता है कुछ, कि चिंता कहाँ कहाँ से होती है।
किस किस चीज़ों से हमें परेशानी होती है। बहुत अधिक परेशानी होते हैं, हम लोग अक्सर बोलते हैं, बहुत अधिक इन्फॉर्मेशन लेने से, बहुत अधिक न्यूज़ देखने से, या आस-पास के लोगों के बारे साथ कोविड के बारे में बात करने पे। उनको परेशानी हो गई, उनको उनका वो नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह के समाचार से संवेदना रखें, सेंटिमेंट्स, इमोशन रखें, बट इस तरह का न्यूज़ जब होता है तो उसको अवॉइड करें। और जो एक नैरेटिव है, उस तरफ जाएँ कि अपने सोच को, थोड़े लाइफ़स्टाइल को बदलें। लाइफ़स्टाइल को बदलने का एक मिसकंसेप्शन है। लाइफ़स्टाइल बदलने का मतलब हम लोग ये मानते हैं कि दौड़ना शुरू करें, घूमना शुरू करें। ये एक छोटा कंपोनेंट है। लाइफ़स्टाइल बदलने का मेन कंपोनेंट जो है, कि हो सकता है अपने सोच को बदलें, अपने परसेप अपने परसेप सॉरी आपको खाँसी हो रही है। अपने सोच को बदलें, अपने परसेप्शन को बदल के। और परसेप्शन आप तभी बदल पाएँगे जब आप जो इन्फॉर्मेशन है, उसको कहीं न कहीं कंट्रोल कर पाएँ। तो ये तो नींद वाली हो गई। दूसरा है कि अगर नींद नहीं आती है ठीक से, तो एक बहुत छोटी-सी एक्सरसाइज़ है, यदि जो बुजुर्ग हैं या कोई भी कर सकता है उसको, आप एब्डोमिनल ब्रीथिंग बोलते हैं, बेली ब्रीथिंग। अगर आप हल्का थोड़ा-सा लंबा पेट से साँस लेते हैं, और जैसे बलून हम फुलाते हैं हल्का-सा, पेट से साँस लेते हैं और धीरे-धीरे छोड़ते हैं, तो उससे बहुत रिलैक्सेशन फ़ील होता है। उससे भी अच्छी नींद आ सकती है। और इन सब के बावजूद भी यदि लगता है कि नहीं, नींद की समस्या बहुत गहरी होती जा रही है, तो डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत पड़ सकती है, और इसमें कोई हिचकिचाने की बात नहीं है। अगर नींद की दवाई लेनी पड़ती है थोड़े समय तक और उससे नींद का पैटर्न ठीक हो जाता है, तो लेनी चाहिए। बिल्कुल। कि जो फ़ियर है, किसी भी चीज़ का फ़ियर होता है, भले वैक्सीनेशन का हो, चाहे कोविड का हो, चाहे किसी भी चीज़ का, वो बेस होता है इन्फॉर्मेशन पे। यदि मान लीजिए कि जैसे वैक्सीनेशन का फ़ियर हम लोगों को आया, या कोविड का फ़ियर आया, इसलिए आया कि कोविड के बारे में ये बताया गया कि कोविड बहुत ही बीमारी डेंजरस है, जिसको हो जाती है, वो बहुत मुश्किल होता है, कोई इलाज नहीं है। यदि हमें ये इन्फॉर्मेशन हम उसको इस तरह लें कि कोविड एक बीमारी है जो कि सीरियस है, इससे हम बच सकते हैं। और जैसे कि जो मेजर्स हम लेते हैं, वो बचना आसान है उससे। जैसे कि मास्क हो गया, या घर में रहना हो गया, बिना मतलब के बहुत कहीं जाना बाहर हो गया। यदि हम इसको एक्सेप्ट करते हैं कि ये चीज़ें हम करके कोविड से बच सकते हैं, तो आप अपने आप ब्रेन को मॉड्यूलेट कर लेते हैं उस इन्फॉर्मेशन से। जो कोविड का वैक्सीनेशन का फ़ियर है, तो अक्सर ये डाउट यहाँ से शुरू होता है कि कोविड का वैक्सीनेशन बहुत जल्दी बन गया, इससे बहुत लोगों को दिक्कत हुई। लेकिन अभी हम बहुत बड़ा संख्या देखें, यदि मान लीजिए हम 50 करोड़ वैक्सीनेशन हमारे देश में अब तक हो चुका है, तो 50 करोड़ में कितने लोगों को दिक्कत हुई, तो वो नंबर बहुत कम है। ऐसा नहीं कि दिक्कत नहीं हुआ, दिक्कत हुआ, और वो नंबर भी कम है, और शायद डेटा भी उतना हमारे पास नहीं है। बट जो भी डेटा अवेलेबल है, जो भी हमारे पास अवेलेबल डेटा है, उसके अनुसार वैक्सीनेशन का फ़ियर बहुत अधिक सब्सटेंशियल नहीं है, बहुत उसका ग्राउंड नहीं है। इसलिए जब भी आप वैक्सीनेशन के बारे में अगर डाउट हो, तो अपने डॉक्टर से बात करें, या ऐसे डॉक्टर से बात करें जिनको उसकी जानकारी हो, और उसके बेसिस पर निर्णय लें। निर्णय आप खुद ही लें, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सारी बात मानें, बट कम से कम सही इन्फॉर्मेशन लें। इससे फ़ियर, किसी भी तरह का फ़ियर बहुत अधिक कम हो जाता है। दूसरा, तो
अगर अगर ऐसे देखा जाए तो फिर हम लोग बोलते हैं कि जब भी बहुत सारे मेडिकल कंडीशन होते हैं किसी भी इंसान के अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर, तो उसमें रिस्क तो होता है। उसमें रिस्क वैक्सीनेशन का भी होगा, रिस्क इलनेस का भी होगा। लेकिन ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है, ऐसा कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं है, कोई कॉम्पिटिटिव स्टडी नहीं है जो ये कह पाए कि ये बहुत सॉलिड डेटा नहीं है। लोग ऐसा मान के चलते हैं कि लेने से सेफ होगा, इसलिए कि वैक्सीनेशन की जो बेसिक वो है, बेसिक जो आधार है, ये है कि आपकी इम्यूनिटी को थोड़ी बढ़ाती है। बट उसमें है कि कौन सा वैक्सीनेशन आप ले रहे हैं, कहीं ना कहीं शायद ये मैटर करता है। हालांकि डेटा नहीं है, जैसे कि कोवैक्सीन है, वो थोड़ा डेड वायरस का है, नॉट एक्टिव वायरस। बाकी जो है थोड़ा लाइव वायरस का है। तो ये डॉक्टर बेहतर बता सकता है आपको कि वैक्सीनेशन का फियर कैसे कम करें हम, और कौन। बेरीफमेंट या ग्रीफ अगर देखा जाए तो वाकई ये बहुत ही दुखद है किसी के लिए भी, और किसी एज में भी दुखद है। और पैंडेमिक में इसलिए बहुत दुखद हो गया कि कहीं न कहीं गिल्ट होता है कि हम बचा सकते थे। कहीं न कहीं ये गिल्ट होता है, और इस गिल्ट से ग्रीफ बहुत बढ़ जाता है। लेकिन हिमांशु, ये लॉस एक लॉस है, लॉस एक लॉस है, और ये डेथ है। ये ग्रीफ तो रहता है। ये ग्रीफ नॉर्मली भी मान लीजिए अगर कुछ लॉस होता है किसी की लाइफ में जो आपके बहुत क्लोज है, तो एक नेचुरल मैकेनिज्म है ब्रेन को एडजस्ट करने का। जैसे आप देखेंगे धीरे धीरे चीजें बेहतर होती है, तो इस करीब करीब 1 महीना लग जाता है। 1 महीना लग जाता है नॉर्मल तरीके से ग्रीफ को ये करने का। मेरी सलाह तो ये है कि बहुत जबरदस्ती नहीं करना चाहिए कि जैसे हम लोग सलाह देते हैं बिल्कुल मत सोचो सब ठीक हो जाएगा। नेचुरल है कि सब ठीक हो, बट थोड़ी सी नींद की परेशानी मेरी बहुत नेचुरल है ग्रीक में। चिंता बहुत दिक्कत है। फील करना है कि अब मेरे पास जो थे या वो नहीं है, ये बहुत नेचुरल है। इसको ठीक करने के या उसको मिनिमाइज करने के मैं कह सकता हूँ, ठीक तो हम जल्दी नहीं कर पाते हैं, बट ये प्रोसेस नेचुरल अपने आप ठीक होता है। मिनिमाइज करने के कुछ छोटे छोटे तरीके हैं। जैसे कि अगर आपसे कोई बात करता है तो आप उससे उनकी बात को सुने, सलाह दें लेकिन कम से कम सलाह दें, सुनिए। इससे जब आप सुनते हैं तो किसी को मिलता है वेंटिलेट करने का, ब्रेन थोड़ा रिलैक्स होता है। बहुत ग्रीफ में हो सकता है तो लोगों से बिल्कुल मिलना जुलना बंद नहीं करें। लोगों से शेयर करें, बात करें, उनके बारे में जो नहीं रहे उनके बारे में बात करें कि ऐसे आदमी थे या क्या क्या उनकी एक्टिविटीज थी। तो उनको याद जरूर करें, उनके बारे में बात जरूर करें, और जितना हो सके नियमों को ध्यान में रखते हुए तो थोड़ा लोगों से मिलना जुलना करें। भले फोन से बात कर लें, वीडियो कॉल से कर लें, या मास्क पहन के ही जाके मिलकर आ जाएं। आज के माहौल में सोशल कनेक्टिविटी और इमोशनल कनेक्टिविटी और लोगों से ग्रीफ को बहुत अधिक कम करती है। फिर भी यदि लगता है बहुत मुश्किल है, जैसे नींद बहुत खराब हो गई और नींद आना बहुत जरूरी है, तब डॉक्टर की सलाह लेना उचित होगा उसमें। वही बात आती है हिमांशु जी की, सुसाइडल थॉट्स जब भी आते हैं तो उसके पहले का जो बैकग्राउंड है, जब हम बिल्कुल उदास महसूस करते हैं, जब उदास महसूस करते हैं तो लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, चुपचाप रहने का मन करता है। जब हम किसी से बात नहीं करेंगे, आमतौर पर लोग समझ नहीं पाते हैं, वो भी उनका भी कम्युनिकेशन बंद हो जाता है, उनका भी बात करना बंद हो जाता है। फिर धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है, आप बिल्कुल वर्थलेस हैं, आपका कोई यूज़ नहीं है। तब थॉट सुसाइड के आते हैं। इसको बहुत हद तक मिटिगेट करने के लिए, बहुत हद तक मिनिमाइज़ करने के लिए, ठीक करने के लिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोगों से मिलना-जुलना जितना आप हो सके इस माहौल में वो करते रहें। जो आपके नियर एंड डियर वन है, उनसे बात करते रहें।
कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जो कि आपको बहुत पहले पसंद थी। मतलब अपने ब्रेन को आपको वहाँ से डिसएंगेज करके कहीं और एंगेज करना है। और हो सके तो इसी परिवेश में अगर आप थोड़ा बढ़ाते हैं फिजिकल एक्टिविटी, जैसे आप थोड़ा वॉक करने जाते हैं या थोड़ा टहलने जाते हैं, तो उससे आपको बेहतर फील होता है कि एक कमरे में बंद बंद करके रहते हैं एक ही माहौल में, तो ब्रेन थोड़ा सा डल होता है। जब आप बाहर जाते हैं ब्रेन एक्टिव होता है, अच्छा लगता है उनको मिलना। लेकिन यदि इस तरह के थॉट्स बढ़ते जा रहे हैं कुछ कुछ चीज़ों को करने के बावजूद भी, तो एक बहुत अधिक संभावना हो कि डिप्रेशन की समस्या हो सकती है। और डिप्रेशन बहुत बार बिना किसी उसके भी होता है, लॉस का भी होता है। आप अकेले रह रहे हैं फिर भी होता है। तो जहाँ तक फाइनेंशियल लॉस है, जॉब का लॉस है, तो ये चीज़ें डायनेमिक होती है। हिमांशु जी आपको पता है, आज जॉब है कल जॉब नहीं रहेगा, आ जाएगा। फाइनेंसेस भी हमेशा जो है वो डायनेमिक होते हैं, इट्स नॉट ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है कि एक हम होप के साथ रहें, जो हमारे सपोर्ट सिस्टम है उसको हम एक्टिव रखें। और हमें खुद ज़रूरत है, जब कोई बहुत आइसोलेशन में है, अकेले है, बात नहीं कर रहे हैं, तो हम भी पहल करें, उनसे जाके बात करें, उनकी बात को सुने। बात करने का मतलब, मैं मानता हूँ उनकी बात को सुने ताकि वो कुछ बेहतर फील करें। जी, जी। हिमांशु जी, इसका साइंस इसके पीछे ये होता है कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा ब्रेन है हमेशा इंटरेक्ट करता है आसपास के एनवायरनमेंट से, आसपास के वातावरण से। तो जो हमारा एनवायरनमेंट होगा, जो हमारा वातावरण होगा, उससे हमारा सेंसरी सिस्टम हमेशा करता है इम्पैक्ट ब्रेन का। सेंस सिस्टम का मतलब होती है हमारे आँख, नाक, कान, जो सुनते हैं, चीज़ों को समझते हैं। तो अगर एक ही तरह का स्टिमुलस आ रहा है, एक ही जैसा है, तो ब्रेन एक्टिव नहीं रहता है। जब ब्रेन एक्टिव रहता है तो सॉल्यूशन जो होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो ब्रेन का लेवल होता है, वो थोड़ा धीरे-धीरे कम हो जाता है, या आप रेस्टलेस फील करते हैं। जब कुछ सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो आप इरिटेट रहते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि एनवायरनमेंट को थोड़ा-सा चेंज करें। ब्रेन को थोड़ा-सा शिफ्ट करें दूसरे जगह पे। जैसे आपने कहा, आपने जो उदाहरण दिया, आप बाहर लेके जाते हैं तो ठीक महसूस करते हैं। तो इस तरह का चेंज कर सकते हैं। या तो हम अगर एक ही चैनल देख रहे हैं, बाहर चले जाएँ घूमने के लिए मास्क पहन के, या जैसा अगर सेफ हो तो बिना मास्क के भी, जैसा जैसा रूल्स है उसके अकॉर्डिंग। या अगर कोई एक ही बात से इरिटेट हो रहा हो, एक ही एटमॉस्फेयर से, तो उसको हम थोड़ा चेंज करें। फिर हम देखें जे कि डाइट वगैरह ठीक है कि नहीं। बहुत बार होता है ना कि डाइट भी है, मोनोटोनस हो जाता है, ज़िंदगी हो जाती है वैसी। तो थोड़ा हर लोग के लिए अलग-अलग होता है। आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है। बट ये समझने की ज़रूरत है कि चेंज करना होता है। अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना होता है, इरिटेशन कम करने के लिए। अ, हर फैमिली के अलग-अलग डायनामिक्स होते हैं। जैसे हर फैमिली के अलग-अलग डायनामिक्स होते हैं और उसके अनुसार फैमिली चलती है, सोसाइटी चलती है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि बिज़नेस नहीं रहा, तो आप देखेंगे कि बहुत लोग ये मान के चलते हैं बिज़नेस नहीं रहा है और उससे प्रीऑक्युपाइड हो जाते हैं, तो उससे निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। यदि आप सॉल्यूशन ढूँढते हैं, लोगों से बात करते हैं कि बिज़नेस नहीं है, तो और कुछ तरीका ढूँढते हैं। इसी कोविड के दौरान देखिए, बहुत लोगों का बिज़नेस बंद हुआ, उन्होंने नया बिज़नेस भी शुरू किया।
जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम लोग जब बातें कर रहे हैं, तो ये एक हम लोगों ने सॉल्यूशन ढूंढा कि हम कैसे दूसरे से कर सकते हैं कनेक्ट। यदि ये नहीं करते तो हमारे पास कोई और मीन्स नहीं होता, या हम ये नेगेटिव जाते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड अच्छा नहीं होता है, तो हम सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते। तो जितना हम इसको उस तरीके से लें तो ठीक है। जैसे आपने कहा कि कोई नहीं है फैमिली में कमाने वाला, या चले गया, तो रास्ता कहीं ना कहीं अगर हम ढूंढे तो निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक अगर कोई नहीं है तो कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव कहीं ना कहीं होता है। हाँ, थोड़े से समय के लिए आपको अपने कुछ खर्चे कम करने पड़ते हैं, आपको अपनी सोच को बदलना पड़ता है, आपको हिम्मत लानी पड़ती है। और अभी भी सोसाइटी में जैसे एक नेगेटिव परसेप्शन आ गया है कि लोग बहुत खराब हैं, अभी भी लोग सपोर्ट करते हैं। आप भी सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। तो अपने फैमिली के डायनामिक के अनुसार सोच को बदल के ये सोचें कि चीज़ें बेहतर होगी। और उसका एग्जाम्पल सामने है, लास्ट 2 इयर्स में चीज़ें बेहतर हुई है। बहुत सारे लोग बिजनेस भी स्टार्ट हो गए हैं, लोग मिलना जुलना भी शुरू किए हैं, चीज़ें बहुत बेहतर हुई है। लाइफ में उतार चढ़ाव बिल्कुल होता है, डायनामिक है। अगर बिल्कुल लाइफ कांस्टेंट हो जाए तो क्या इरिटेट हो जाते हैं। सेल्फ नेग्लेक्ट जो है ये एक समझ लीजिए कि एक मार्कर है, एक मार्कर है सेल्फ नेग्लेक्ट। अगर सेल्फ नेग्लेक्ट है और लोग बहुत उदास हैं और इरिटेट हैं, या कुछ नहीं बोल रहे हैं, बहुत चुपचाप हैं, चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो एक मार्कर है डिप्रेशन का। इसका मतलब होता है कि डिप्रेशन होने की संभावना बहुत अधिक होती है। और इस डिप्रेशन में सेल्फ निग्लेक्ट होता है, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, लगता है मैं नहीं रहूँ तो ठीक है जो आप कर रहे थे। बट अच्छी बात है कि इसका इलाज भी है। और डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छी सी दवाइयाँ हैं, जो दवाइयाँ नींद की नहीं होती है, जिस दवाइयों से डिप्रेशन ठीक होता है, जो दवाइयाँ ब्रेन को थोड़ा एक्टिव करती हैं, इस तरह की दवाइयाँ हैं। तो अगर जब भी ऐसा लगे और ये लंबे समय तक चल रहा हो, 2-3 हफ्ते से ऊपर चल रहा हो, तो जरूर डॉक्टर की सलाह लें। अगर डॉक्टर की सलाह आप ले रहे हैं, उसका फर्क नहीं पड़ रहा है, तो दूसरे डॉक्टर को मिले। बट ये तय है कि इसका इलाज हो जाता है संभव। नेगलेक्ट को बहुत लाइटली मत लें। जी। जी। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। जी, ये आपने कहा ये दूसरी बार हुआ है। पहले भी वक्त दूसरी बार हो रहा है। जब भी ये जो आप लक्षण बता रहे हैं, ये ऐसा लगता है कि इनको डिप्रेशन है, जो कि डिप्रेशन मॉडरेट टू सीवियर है। और डिप्रेशन में इस तरह के लक्षण आते हैं कि मन उदास रहता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, थका थका लगता है,
एनर्जी नहीं लगती है, लोगों से बात करने का मन नहीं करता हो, जिंदगी बेकार लगती है, या तो नींद बहुत आती है या नींद कम आती है। नींद इसलिए आती है कि ताकत नहीं रहती है, फटीग थकावट से महसूस होती है। अगर ये 2 हफ्ते से अधिक है, जो कि इसमें लग रहा है कि है 2 हफ्ते से अधिक, तो डिप्रेशन हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। अब यदि आप कितना भी सलाह देंगे कि आप उठो, बाहर जाओ, लोगों से मिलो जुलो, लेकिन वो हो नहीं पाता है। हो नहीं पाता है कि बेसिक एनर्जी जो चाहिए हमें बाहर जाने के लिए, या बेसिक जो एनर्जी चाहिए, हम लोग बोलते हैं दैट इज व्हाट वी कॉल मेंटल एनर्जी, वो आपके पास नहीं होता है शुरुआत करने के लिए। तो इस केस में ज़रूरी है कि डॉक्टर से सलाह लेके कुछ दवाइयाँ लें, और जो 2-3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में डिप्रेशन के ठीक होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। और हम लोग जो देखते हैं कि 1 महीने के अंदर उसका इफेक्ट आ जाता है। इसलिए डॉक्टर से सलाह लें, उनको पूरी बात बताएं, कुछ दवाइयाँ लें, दवाइयों से घबराएं नहीं। अगर दवाइयों को साइड इफेक्ट भी हो जाता है तो डॉक्टर को बताएं, ताकि इसको ठीक कर पाए। बट इसको आप नेग्लेक्ट नहीं करें, तो फिर ये और सीरियस होगा, और फिर ठीक होना जितना भी सीरियस होता है तो ठीक होना मुश्किल होता है। जी। एक्चुअली इसमें पागलपन की बात नहीं है। आप इसको देखें तो जैसे बीमार पड़ता है शरीर, तो मन भी बीमार होता है। और मन कहाँ से आता है? अगर हम मेडिकल के बारे में बात करें, तो मन आता है कहीं न कहीं दिमाग से। उसका संबंध तो है ना, ब्रेन से संबंध उसका है। तो मान लिया ब्रेन को हटा दीजिए, तो मन नहीं रहेगा। तो ब्रेन आपका जब बीमार पड़ता है तो मन की बीमारी होगी, तो ये ठीक हो जाता है, कोई पागल वाली बात ही नहीं है। बहुत लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, आने के लिए उनको नींद नहीं आती है, इसका मतलब ये होता है कि वो पागल हो गए। एक मिसकंसेप्शन है, एक मिथ है। मतलब अगर दिमाग है, अगर आपके पास बॉडी है तो प्रॉब्लम हो सकती है, उसी तरह दिमाग यदि आपके पास है तो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हो सकती है। आपने बहुत सही कहा हिमांशु जी। ये हमारे एरिया नहीं है। और इसमें दो चीजें हैं जो कि अलग अलग हैं। एक तो जो आपने कहा कि वो बहुत परेशान है, नेचुरल है कि अगर उनके बेटे का डेथ हुआ है तो परेशानी बहुत नेचुरल है, और कोई भी परेशान होगा इसमें। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि परेशानी जब बढ़ जाती है, तो हम नहीं ले पाते हैं डिसीजन, माहौल को देखते हुए, इसलिए कि चीजें बदल चुकी है। सिचुएशन सर्कमस्टांसेस पिछले 20 साल में बहुत बदल गया है। तो यदि आपको लग रहा है कि आप बहुत परेशान हैं इस चीज से, नहीं ले पा रहे हैं डिसीजन, तो पहले थोड़ा रिलैक्स हो,
पहले थोड़ा एक नए तरीके से सोचें उसको। इसके लिए डॉक्टर आपकी मदद कर सकते हैं। तो अगर आपकी नींद ठीक हो जाए, आप थोड़े रिलैक्स हो जाएँ, तो आप बेहतर सोच सकती हैं, आगे हम क्या करें। दूसरा जो इसका एस्पेक्ट है वो मेरे ख्याल से काफ़ी लीगल एस्पेक्ट है वो। तो इसके लिए बेहतर है कि वो एक किसी अच्छे वकील से बात करें, ये समझने के लिए कि कैसे हम अपने आप को कर पाएँ प्रिज़र्व। इसलिए कि उनकी अपनी ज़िंदगी पे भी है, और वो कैसे अपना प्रिज़र्वेशन कर पाएँ, तो ये अलग है। तो ये बेहतर है, लेकिन थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, और लोगों से थोड़ा रिलैक्स होके बात करें, या डॉक्टर की सलाह लें, ताकि थोड़ी-सी नींद अच्छी रहे और चिंता कम हो। जब तक वो वरी कम नहीं होगा, तो आपको लेने में डिसीज़न दिक्कत होती है। आप गलत लेंगे डिसीज़न फिर उसमें। माता जी, सबसे बड़ी बात ये है कि इनको हम लोग सैल्यूट करते हैं कि इनको कैंसर है, 70 इयर्स इनकी उम्र है, उसके बावजूद भी उन्होंने आपको लिखा। इसका मतलब होता है ये कम से कम बाहर तो आना चाह रहे हैं इस चीज़ से। आप आपको शेयर किया, तो ये बहुत अच्छी बात है। 70 इयर्स के एज में भी कैंसर होता है, सोशल सपोर्ट नहीं होता है, लोग आस-पास नहीं होते, तकलीफ होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि कैंसर के चलते जो बायोलॉजिकल स्ट्रेस होता है बॉडी में, जो स्ट्रेस होता है बायोलॉजिकल स्ट्रेस बॉडी में, उसके चलते फ़र्क पड़ता है ब्रेन पे। ये जो दवाइयाँ चलती है कैंसर की, उसके भी चलते ब्रेन पे फ़र्क पड़ता है। और जब पड़ता है तो सेकेंडरी डिप्रेशन बोलते हैं हम लोग। डिप्रेशन बहुत कॉमन है उसमें। यहाँ सोशल सपोर्ट भी कम लग रहा है। तो या तो जब डॉक्टर को मिलने जाते हैं, तो उनसे एक बार बात कर लें, क्या मैं कुछ और दवाई ले सकता हूँ जिससे बेहतर फ़ील करूँ, जिससे मेरी थोड़ी इम्यूनिटी अच्छी हो जाए, और जिससे थोड़ा एनर्जेटिक फ़ील करूँ। दूसरा एक है कि आजकल बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत अच्छे लोग, जो सपोर्ट सिस्टम तैयार कर रहे हैं कैंसर के पेशेंट के लिए, और वो आपसे मिलते भी हैं, आपसे बात भी करते हैं, जाते भी हैं। तो अगर आस-पास के जो आपका एटमॉस्फेयर है, उसको आप एक्सप्लोर करें, तो ये संभव है। यदि नहीं हो पाता है, तो मैं किसी को, उनका अगर आप चाहें तो मैं नंबर दूँगा, ताकि लोग उससे कनेक्ट कर पाएँ। और एक एक और भी संस्था है, जो हम लोग भी जुड़े हैं उससे, मानसिक स्वास्थ्य संस्था, मेंटल हेल्थ फाउंडेशन। ये भी लोगों की मदद करती है। इससे आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, फ्री भी ले सकते हैं, तो पैसे की भी बात नहीं है। तो कम से कम आप बात कर सकते हैं, काउंसलिंग के लिए कर सकते हैं, और मैं उसकी ज़रूर मदद करूँगा। जी। हाँ, हिमांशु जी, जो सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, वो कंप्लीट ऑडियो सिस्टम है, कंप्लीट सिक्योर सिस्टम है। यदि आप यूज़ करते हैं सिस्टम को, उसका नाम है माई होप, MIHOP, मेंटल हेल्थ ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम है ये। तो अगर माई होप का आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसमें जब भी किसी से बात करेंगे, तो एक रिकॉर्ड भी आप चाहें तो रख सकते हैं कि क्या बात हुई,
आप सलाह भी दे सकते हैं, दवाइयाँ प्रिस्क्राइब भी कर सकते हैं, और एक तरह का एक ई क्लिनिक है काउंसलिंग के लिए और मेडिसिन के लिए। तो इसका इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं, या हम लोग उनको बोलेंगे जो माई होप के लोग हैं, मैं उसका मेंटर हूँ, उनको बोलेंगे कि उससे करेंगे कॉन्टेक्ट। जैसे आपने कहा, चीज़ें नेचुरल है, कमी तो हमेशा खलती है, बट उसको हम अपना पर्सपेक्टिव कहीं न कहीं थोड़ा बहुत बदल सकते हैं। जैसे आपने कहा कि हार्ट बहुत फास्ट हो जाता है, अ, दिक्कत होती है उनको, चलने में दिक्कत, साँस लेने में दिक्कत हो जाती है बीच में। तो ये शो करता है कि हमारे बॉडी में एक नर्वस सिस्टम होता है, जब एंग्ज़ायटी बढ़ती है तो नर्वस सिस्टम बहुत एक्टिव हो जाता है। हम उसको बोलते हैं सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिम्पैथेटिक एक्टिविटी। तो जब ये बढ़ेगा तो हार्ट रेट फास्ट होगा, अधिक चिंता होगी, पल्पिटेशन होगा, और आपको लगता है कि अब कुछ हो जाएगा, एक पैनिक जैसा लगता है। तो इसके लिए जो एक तरीका है सबसे आसान, कि अगर हो सके तो दिन में 3 बार लंबी साँस लें, उसको धीरे-धीरे छोड़ें। लंबी साँस लेके धीरे-धीरे छोड़ना है, कम से कम 5 बार एक टाइम में, और सुबह, दोपहर, शाम करके खाना खाने के पहले ये करें। अगर इससे ठीक लगता है तो इसको थोड़ा बढ़ाएँ, 21 बार करें, दिन भर में 3 बार। बट ये ख्याल करना है कि साँस आप लेती हैं, लंबा साँस लेती हैं आप, मान लीजिए 3 सेकंड में, उसको छोड़ना है 4 या 5 या 6 सेकंड में। धीरे-धीरे छोड़ें, उतना अधिक फ़ायदा होगा आपको। और अगर आप पेट से लें, तो और भी फ़ायदा होगा। अगर पेट जैसे साँस लेते हैं, तो पेट फूलता है, साँस छोड़ते हैं, तो पेट पचकता है। इससे जो सिम्पैथेटिक एक्टिविटी की मैं बात कर रहा था, उससे वो कम हो जाता है। अगर इससे भी ठीक नहीं होता है, आप 2-3 दिन करके देख लें, तो डॉक्टर की सलाह लें। बहुत बहुत अच्छी-अच्छी दवाइयाँ हैं, छोटी-सी दवाइयाँ हैं। इससे बहुत जल्दी आराम आ जाता है। विदिन अ वीक, 10 डेज़ आपको आराम आ जाएगा इससे। और यदि वो नहीं जा पाती हैं, तो आप उनको जो ऑनलाइन पोर्टल है, उसका नंबर दे देंगे, जो भी उनके आस-पास के लोग हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं उसमें, या आप आपकी संस्था कर सकती है उसमें। बिल्कुल, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। सबसे अच्छी जो है वो तो है ब्रीदिंग, जो मैं बता रहा था आपको। ब्रीदिंग करने का तरीका अगर ठीक हो, तो एंग्ज़ायटी बहुत हद तक कम हो जाती है। एंग्ज़ायटी हम सबको होती है, बट हम लोग उसको मैनेज कर लेते हैं। यदि मान लीजिए इससे नहीं होता है, थोड़ा-सा वॉक करने जाएँ, अगर पॉसिबल है उनके लिए एक्टिविटी। या यदि आप बैठ के नहीं कर पाती हैं, तो लेट के थोड़ी लंबी साँस लें पेट से, फिर उसको धीरे-धीरे छोड़ें, ये है। दूसरा है कि बहुत जब चिंता होती है, तो किसी से बात, अगर कोई बात कर सकता है आपसे, आपकी बात को सुनता है, उससे बात करें। उनको बताएँ अपने पुराने दिन के बारे में, अ, अच्छे दिन के बारे में, और इससे थोड़ा मन हल्का होता है, नर्वस सिस्टम थोड़ा-सा काम होता है। एक्टिविटी है, चलना है, टहलना है, लोगों से मिलना है, ये थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हैं, और अपने खाने का खास ख़्याल करना है। तो लगातार जो हम लोग बहुत बार हम लोग खाना मिस करते हैं, अधिक चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। ये भी यदि आप, अगर आप पीती हैं तो कम कर दीजिए इसको, तो इससे भी बहुत अधिक एंग्ज़ायटी में फ़र्क पड़ता है। और नहीं तो फिर ज़रूर आप हिचकिए मत, डॉक्टर का हेल्प लीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। जो भी ज़िंदगी हमारे पास है, उसको जितना बढ़िया हम जी सकते हैं,
को जीने का कोशिश करना चाहिए। जी। हाँ, सही कहा आपने, बट ये अगर हम अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें, तो हम उस आदमी को लेके भी ज़िंदा रह सकते हैं अच्छे तरीके से। फिज़िकल प्रेज़ेंस नहीं है, बट इमोशनल प्रेज़ेंस बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू हिमांशु जी, थैंक यू वेरी मच। जी, यस, यस, वी विल सर्टेनली डू दैट। थैंक यू। थैंक